हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग एटम्स के एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले आपको बात कर चुके हैं हम आपसे एनर्जी वैल्यूज, nth स्टेट में एनर्जी वैल्यू एटम भी क्या होगी। हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम की ही बात किया है और उसी में हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे कि इनको एनर्जी वैल्यूज से हम एनर्जी लेवल्स क्या मीनिंग होती है। अभी तक हम लोग ऑर्बिट्स पढ़ रहे थे। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पढ़े, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी पढ़े, ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से पढ़े और ऑर्बिटल रेडियस ये पढ़े। तो ये एनर्जी लेवल्स क्या हुआ, एनर्जी वैल्यूज क्या है, क्वांटाइज्ड है। और इससे पहले हम लोगों ने जो बात किया था एनर्जी वैल्यू के बारे में कि nth लेवल की एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन एटम में, nth लेवल में या nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है। उन्हीं चीज़ को हम लेवल बोलेंगे, वैल्यूज़ को ही हम लेवल बोलने लगते हैं बाद में। तो अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसमें कई इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है और मोस्ट प्रॉबेबली हम सोचते हैं कि वो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट ऑर्बिट में ही घूम रहा होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है वो कई एनर्जी लेवल्स में हायर एनर्जी वैल्यूज़ भी एक्वायर कर सकता है और फिर वहाँ से लौट आ सकता है। तो इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। और जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट है न्यूक्लियस के, अगर उसमें एटम का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि एटम, देखिए कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि एटम ग्राउंड स्टेट में है। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आ गया या इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, क्लोजेस्ट ऑर्बिट में, जो न्यूक्लियस क्लोजेस्ट ऑर्बिट है वहाँ पर है। तो कहते हैं कि मिनिमम एनर्जी के साथ है, उसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम निगेटिव, या ये कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी है। और ऐसे में यह लोवेस्ट लेवल में कहा जाता है। और किसको कहा था, एटम लोवेस्ट एनर्जी लेवल में है, या इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट ये बात बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आपको मिलते हैं उनको पूरा देखिए। और उसमें जो भी आपको कोई सुझाव या क्वेश्चन क्वेरी बचते हैं आप मेरे तक पहुंचाइए। उसमें ज़रूर कुछ न कुछ संशोधन किया जाएगा या सुधार किया जाएगा और लोगों तक वीडियोस को पहुंचाइए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, किसी एटम में जो ये एक्चुअली ये एनर्जी लेवल्स क्या हैं, हम कहते हैं ये एटॉमिक एनर्जी लेवल्स है ना। एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हैं। रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी को हम क्या करते हैं, एटम की एनर्जी लेवल्स के नाम से जानते हैं। तो ये एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हैं चलिए जिनकी बात कर रहे हैं। तो nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो भी हाइड्रोजन एटम का ही है, ठीक है। और भी एटम्स हो सकते हैं और थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है, स्पेशली यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ एच एटम, तो कितना हो जाएगा, कितनी एनर्जी है, En इक्वल्स, अभी हम लोग लिखे थे कितना था, me⁴ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पावर टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, n आपको 1 2 3 4 ऐसे। अगर n 1 रखते हैं तो फिर बस यही वैल्यू आएगी इतनी, n इक्वल्स 2 रख देते हैं तो इस पूरी वैल्यू का इतना जो वैल्यू है एनसर्कल्ड है उसका 1/4 हो जाएगा। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट को।
तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, अलग अलग है, और स्पेसिफिकली जो वैल्यूज हैं E1, E2, E3 वो वैल्यूज क्या हैं, ये बीच में और कोई वैल्यू एनर्जी की एग्जिस्ट नहीं करती, यही डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। इसको देख के ही लग रहा है कि एनर्जी वैल्यूज आर क्वांटाइज्ड। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, or you can say atom, okay, or quantized, और इससे क्या होगा, तो इसका या तो इसका ये वैल्यू होगी, या तो इसका 1/4 होगी, इसका या तो 1/9 होगी, बीच में और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये आइसोलेटेड एटम है, इसकी एनर्जी वैल्यूज यही हो सकती हैं। ये इन एनर्जी वैल्यूज को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं एटम के, ठीक है। तो इन्हीं एनर्जी वैल्यू को क्या बोलते हैं, दीज एनर्जी वैल्यूज, दीज डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज, ओके, डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज आर known as energy levels of each atom। ओके, वो भी कौन सा एटम है, ये आइसोलेटेड है और किसी एटम का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, तब ये वैल्यूज हैं। अदरवाइज अगर इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो ये एनर्जी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कई नई एनर्जी वैल्यूज बन जाएंगी, नए एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। तो ये एनर्जी लेवल नोन एज एनर्जी लेवल्स हियर, इन्हीं को एनर्जी स्टेट्स कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। एंड दीज आर एनर्जी लेवल्स ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, दीज आर एनर्जी लेवल्स ऑफ isolated हाइड्रोजन एटम, ओके, हाइड्रोजन एटम। तो इनको आप क्या कहते हैं, इन्हीं n की वैल्यूज को ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की नंबर है। सो n को क्या बोलते हैं, n इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, ऐसा बोलते हैं, क्वांटम नंबर। एज हायर वैल्यूज ऑफ n आर टेकन, ओके, एनर्जी वैल्यू En क्या हो जाता है, becomes less and less negative, you can say this means क्या है, this means in outer orbits एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप ये कह सकते हैं एटम, ओके, इज हायर। तो यहां पर तो जो एनर्जी वैल्यू है, इसको जो सबसे नीचे की एनर्जी वैल्यू है, या ये कह सकते हैं मैक्सिमम नेगेटिव है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये n इक्वल्स, ओके, ये n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 2, और यहां n इक्वल्स 3, और यहां पर n इक्वल्स इन्फाइनाइट,
ये वैल्यू। इस बीच में क्या है, बहुत सारी और वैल्यूज एनर्जी की एग्जिस्ट करती हैं। ओके, और ऊपर और भी बहुत सारे लेवल्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ n इक्वल 3, n इक्वल 4, n इक्वल्स 5 ऐसा, और ऐसे n इक्वल 6 यहाँ पर ये। तो ये एनर्जी वैल्यूज हैं, ये ऑर्बिट्स का गैप नहीं है, उन्हीं ऑर्बिट्स में एनर्जी का गैप है। ये जो गैप है क्या है, वो एनर्जी का गैप है। ऑर्बिट का गैप तो आप समझते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं आप कि जो ऑर्बिटल रेडियस है वो क्या होता है, ऑर्बिटल रेडियस आर एन क्या है, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ओके, एन स्क्वायर। सो अगर ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है यहां पर, तो सेकेंड ऑर्बिट रेडियस क्या हो जाएगा, यानी cos 1 रखेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट रेडियस क्या हो जाएगी, इसका 4 टाइम्स हो जाएगी। बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, ये 1 2 3 एंड 4, तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस इतनी हो जाएगी। थर्ड ऑर्बिट रेडियस क्या हो जाएगी इसका 9 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड है हियर 5 6 7 8 एंड 9। सो थर्ड ऑर्बिट रेडियस तो ऐसे हो जाएगी यहां पर, और भी तो बहुत दूर हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच गैप, उससे भी ज्यादा गैप क्या है, सेकंड और थर्ड के बीच है। फर्स्ट की वैसे रेडियस छोटी है। तो यहां पर यहां जो एनर्जी वैल्यू है ये n इक्वल्स 1 है, यहां पर यहां जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 2 और n इक्वल्स 3, ऐसा हुआ। वही इनकी एनर्जी वैल्यूज क्या है, यहां पर क्या है, E1 E2 एंड E3 यहां पर हो जाएगा एनर्जी वैल्यू ऊपर। लेकिन रेडियस के बीच में जो लीनियर गैप है, और जो ऑर्बिट्स के बीच में जो लीनियर गैप है वो ये है और ऐसे। मीन्स जितना हम न्यूक्लियस से अवे होते जाएंगे, आउटर ऑर्बिट्स में चलते जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच में गैप क्या होगा, लीनियर गैप इंक्रीज होता जाएगा। हालांकि इतना शार्प गैप नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन इनकी एनर्जी वैल्यूज के बारे में क्या कहेंगे, फर्स्ट और सेकंड का एनर्जी गैप काफी बड़ा होता है। देखिए लीनियर गैप, आप मेजरमेंट में जो मीटर में गैप है वो गैप तो बढ़ता जा रहा है एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग। लेकिन जो लीनियर जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसका 1 और 2 का एनर्जी का डिफरेंस, 2 और 3 का एनर्जी का डिफरेंस, 3 और 4 का एनर्जी का डिफरेंस, ये और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। इससे वही लिखा है कि फर्स्ट ये उन्हीं की एनर्जी वैल्यूज हैं, ये E1 ये वैल्यू है, ठीक, E2 ये वैल्यू है, यहां पर E3 ये वैल्यू है, ऐसे ही। तो जब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट्स में जब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी वैल्यू कितनी है, जितना ये वैल्यू है। सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू क्या है, कुछ दूसरी है। एनर्जी वैल्यूज कैसे डिपेंड करती हैं, En इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। इसलिए ऊपर जितना चलते जाएंगे, हायर आउटर लेवल्स में चलते जाएंगे, तो वहां पर कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच डिफरेंस बहुत कम होता जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर 1 और 2 का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, 2 और 3 का एनर्जी गैप 1/4 है, बहुत कम है, और 3 और 4 का एनर्जी गैप और कम है। और यहाँ इसका उल्टा हो रहा है, रेडियस के टर्म में देखें तो इनका रेडियस में देखिए तो 1 का रेडियस कितना है, बहुत छोटा है, 2 का रेडियस क्या है, इसका 4 टाइम्स है, 3 का रेडियस क्या है, 1 वाले का 9 टाइम्स है। तो ऐसे वैसे लीनियर गैप ऑर्बिट्स का बढ़ता जाता है, उनकी एनर्जी वैल्यूज के बीच जो डिफरेंस है वो जितना हम बाहर आएंगे उतना ही कम होता जाएगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना हाई होता जाएगा उतना ही वो क्या हो जाएगा, ये गैप कम होता जाएगा। तो वही एनर्जी लेवल्स हैं। तो आपको जब हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो ऑर्बिट्स की एनर्जी वैल्यूज ही एनर्जी लेवल्स हैं। सो एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनर्जी वैल्यूज गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट
the energy difference between consecutive levels, okay, goes on decreasing. और एक बात कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट ऑर्बिट में है या न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट ऑर्बिट में है, तब क्या बोलते हैं, एटम क्या है, अपने ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में है. सो वन थिंग, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं उसी को लेकर चलेंगे. एटम इज in the orbit closest to the nucleus, the atom is said to be in ground state. ओके, ग्राउंड स्टेट, या आप क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है, लोवेस्ट लेवल. अगर इसको एनर्जी मिल जाए कोई कोलिजन से, किसी तरह हायर एनर्जी का फोटॉन मिलने से, अगर एनर्जी इसको मिल जाती है तो वो क्या हो जाएगा, हायर स्टेट में पहुंच जा सकता है. अगर n इक्वल्स 1, ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स 1. व्हेन atom acquires energy, when atom is given energy through collision of electrons or by high energy photons, क्या हो जाएगा, the electron can be pushed from ground state to higher states या energy levels as n equals 2. Atom in first excited state ऐसा हो जाएगा. n equals 3, atom in second excited state, ठीक है, excited state. ये n equals 4, ये क्या हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट. ये ऐसे हम लिख सकते हैं. तो जब भी इसका राइज होता है, इलेक्ट्रॉन का राइज ग्राउंड स्टेट से ही होता है. सो राइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज possible from ground state. अगर एटम हाई एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो उसका लाइफ टाइम क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट का कम होता है और वो जल्दी से नीचे आता है. सो व्हेन एटम is in
excited state, its energy soon jumps to lower states by emitting a photon of energy equal to which levels। जैसे यहाँ पर ये यहाँ से तो ऊपर चला गया और इसमें से ऊपर चला गया, लेकिन जब नीचे आएगा, लौट आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये उतने ही एनर्जी का, जितना एनर्जी का गैप है यहाँ से यहाँ, उसी एनर्जी का फोटोन देगा। या अगर यहाँ पहुँच गया है तो लोअर स्टेट में आ सकता है, ठीक है, लोअर स्टेट में आ सकता है, और जिस लेवल में आएगा उन्हीं एनर्जी, जहाँ से जहाँ आएगा उन लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन आएगा बाहर। फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स। ओके, तो फिर यहां पर वही बात आ जाती है कि अगर मान लेते, अगर ये ऊपर किसी लेवल में पहुंच गया है, हायर लेवल है, और ये लोअर लेवल है, यहाँ Ni, ये क्या है Nf, ऐसा है, तो एनर्जी अगर ये यहाँ पर पहुंच गया है तो ये यहाँ जब आएगा तो ये इस किसी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, और ये एनर्जी कितनी होगी, h न्यू इक्वल्स एनर्जी ऑफ Ni माइनस एनर्जी ऑफ Nf। ओके, ऐसा इस एनर्जी का फोटोन आएगा। यही वो एनर्जी लेवल्स हैं। जब बार बार हम एनर्जी लेवल्स का नाम लेते हैं तो ये एनर्जी वैल्यूज हैं, ये डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज हैं, जिनको किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर कर सकता है, या उतनी एनर्जी ले सकता है, या उतनी एनर्जी वैल्यू का हो सकता है, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता। अगर आइसोलेटेड एटम है तो फिर यही कुछ ही एनर्जी लेवल्स हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले किसी कोलिजन से, किसी फोटोन एब्जॉर्प्शन से, हीटिंग से, तो क्या हो जाएगा, वो हायर स्टेट में पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, और वहाँ से बहुत देर नहीं रुकता, उसका लाइफ टाइम कम होता है। हायर एनर्जी स्टेट्स का लाइफ टाइम कम होता है। ग्राउंड स्टेट में अगर एटम है तो वो स्टेबल है, और वहाँ से जल्दी से लौट आएगा लोअर लेवल में, और क्या करेगा, फोटॉन्स इमिट करते हुए आएगा। तो ये फोटॉन्स किस एनर्जी वैल्यू के होंगे, जितना दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ये उन्हीं एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज का डिफरेंस होगा। तो ये जंपिंग को हम ट्रांजिशन भी कहते हैं। सो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, सो jumping of electron from one energy level to another is called transition। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है। इसमें एनर्जी लेवल्स जो आपके सिलेबस में है वो हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स ही है, और यहीं पर हमको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। और अगला जो हम लेके आएंगे अभी स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही, उनको स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं फिर से, जो पहले आपको बामर स्टडी में जो लिया गया था वहीं उन्हीं को फिर से एक तरह से बोर मॉडल के आने के बाद उसको हम फिर देखते हैं। तो एक बार तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।